इसलिए पसंद है क्योंकि शतरंज का एक नियम बहुत अच्छा है। कोई कैसे भी, कैसी भी, कितनी भी चालें चले, अपने अपनों को नहीं मारते। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, शतरंज का ये नियम बहुत अच्छा है। हम सब भी उन्हें अपना मानते हैं, लेकिन वो पराये जैसा बर्ताव कर रहे हैं। और पराये जैसा बर्ताव इसलिए कि वो ही बेहतर जानते हैं, और उनके पराये जैसे बर्ताव की वजह से उनकी खुद की जान जोखिम में है। और जब खुद की जान जोखिम में है तो वो ये नहीं सोच रहे कि उनकी ये हरकत दूसरों की जान पर बनाई है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किस ओर है। मैं बात किसकी कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ वो जमातियों की जो इन दिनों बगैर सोचे समझे एटम बम की तरह घूम रहे हैं। अगर घूम नहीं रहे तो वो वहां जाकर छिप रहे हैं जिसमें वो खुद के साथ साथ अपनों को भी मुसीबत में डाल रहे हैं। जी हाँ, और इसके साथ साथ अगर बात की जाए, जो जान अपनी जोखिम में डालकर इनकी मदद के लिए सामने आ रहे हैं, फिर वो चाहे समाज सेवी संगठन हो, पुलिस हो, चिकित्सा कर्मी हो, मीडिया कर्मी हो, उनके साथ जो इनका बर्ताव है उससे गर्दन झुक जाती है। नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं और मैं हूं मनीष अवस्थी। देश का सवाल लेकर आपके सामने हाजिर हूं। आखिर जमातियों के दिमाग में ये जहर कौन भर रहा है? आखिर जमातियों की जहालत रुक क्यों नहीं रही? दुनिया का हर देश, पूरा भारत एकजुट होकर कोरोना वॉरियर्स के समर्पण को सैल्यूट कर रहा है, उन पर फूल बरसा रहा है, लेकिन जाहिल जमाती उन पर गंदगी फेंकने से बाज नहीं आ रहे। उन पर थूक रहे हैं, उन्हें पत्थरों और डंडों से पीट रहे हैं। ऐसे में क्यों न सवाल उस तालीम और उन संस्कारों पर उठाए जाएं जो जमात को जहालत का अड्डा साबित करते दिखाई दे रहे हैं। देश का सवाल में आज इसी जहालत की जमात की बात होगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता सांसद संजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, इंडिया न्यूज में शाम 7 बजे देश का सवाल में आपका स्वागत है। संजय जी, जमातियों ने दिल्ली को ऐसे मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। नहीं, निश्चित रूप से अभी कई जगहों पे क्वारंटाइन करके और हॉस्पिटल में भी जो लोग मरकज से जिन लोगों का पॉजिटिव केस पाया गया था या सस्पेक्टेड थे, उनको पूरे दिल्ली में अलग अलग जगहों पे रखा गया है। और दिल्ली की सरकार और हमारे चिकित्सक ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इस संकट से निपटा जाए और कैसे जल्द से जल्द ये जो जांच वगैरह होने के बाद जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसको कैसे खत्म किया जाए। उसमें ज्यादा से ज्यादा हम लोगों का प्रयास ये है कि इस संकट को उन एरियाज में जहां विजिट किया है मरकज में आने वाले लोगों ने, उसको आइडेंटिफाई करके वहां पे जांच पूरी की जाए, वहां पे देखा जाए कि कोई ऐसा पॉजिटिव केस मिल तो नहीं रहा है। जी संजय जी, एक और बात, जहां तक लगातार मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी हो। मनीष जी, आवाज बहुत कर रही है। हेलो, मैं पीसीआर से कहता हूं संजय जी, पीसीआर संजय जी की आवाज गूंज रही है, जरा इसे ठीक किया जाए। संजय जी, बेहतर हुई, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल। जी संजय जी, मेरा दूसरा सवाल ये कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस को 1900 से ज्यादा लोगों के नंबर दिए थे। क्या उनकी ट्रैकिंग, जैसा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कल कहा था कि T5 फॉर्मूले पर दिल्ली सरकार काम करेगी, ट्रैकिंग को लेकर आखिर कोई जानकारी कि कौन कहां कैसे छुपा हुआ है? संजय जी, देखिए, इसमें मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इसमें प्रयास ये है कि जैसे जितने दिनों तक वो लोग रहे हैं और उन दिनों में वो कहां पर गए हैं, वो लोग किन किन लोगों के संपर्क में आए हैं, जिससे एक खतरा बढ़ जाता है कि भाई जिन एरियाज में वो लोग गए, विजिट किया, उससे दूसरे लोगों को कोरोना का संकट पैदा हो सकता है, ये संक्रमण फैल सकता है।
तो इसलिए हम लोगों ने वो फोन नंबर उपलब्ध कराया है पुलिस को कि उन नंबर्स पे कॉल करके, उन जगहों पे कॉल करके पता करें, ट्रैकिंग करें कि कहां ये लोग गए थे और क्या ऐसे एरियाज हैं, क्या वहां पर कोई ऐसा आदमी है जो इसके सिम्टम्स पाए जा रहे हैं कोरोना के, और उसके आधार पर फिर दिल्ली सरकार वहां पे अपने चिकित्सा टीम भेज के और बाकी आगे की कार्रवाई कर सकती है। जी संजय जी, एक और बात, आज प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक में, लेकिन अभी उसमें और तेजी से काम करने की जरूरत है। पुलिस अभी और थोड़ा, हम लोगों को अपेक्षा है, उम्मीद है कि थोड़ा पुलिस इसमें और सक्रियता से अगर ट्रैक कर पाएगी तो अच्छा रहेगा। इसलिए आज मुख्यमंत्री जी ने और हम सब लोगों ने सुबह एक कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी सांसदों की, उसमें भी ये विषय उठाया था। जी संजय जी, प्रधानमंत्री जी ने आज सर्वदलीय बैठक में जो संकेत दिए हैं उससे ये लगता है, साफ संकेत है कि लॉकडाउन बढ़ने वाला है। लोगों के मन में ये चिंता है कि 14 अप्रैल के बाद आखिर क्या होगा। दिल्ली सरकार, आप आम आदमी पार्टी के कोर कमेटी मेंबर हैं, आपकी क्या राय लगती है, और जो इस समय हालात हैं उसको देखकर क्या लगता है? देश आपसे जानना चाहता है, दिल्ली के दिल में रह रहे लोग जानना चाहते हैं। मनीष जी, देखिए, इस वक्त जिस तरह से अलग अलग राज्यों से खबरें आ रही हैं, राजस्थान हो, तमिलनाडु हो, दिल्ली आप देख लीजिए, आज बहुत ज्यादा केसेस दिल्ली में हो चुके हैं और भी उत्तर प्रदेश में केसेस बढ़ रहे हैं, तो परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। निश्चित रूप से देश भर में केसेस बढ़ रहे हैं, इससे लोग परेशान हैं, चिंतित हैं। लेकिन इसके साथ साथ दूसरा पक्ष भी वो है कि रोज कमाने रोज खाने वाले लोग हैं, जिनकी जिंदगी में इस वक्त खाने का संकट पैदा हो गया है। तो सामूहिक रूप से प्रयास करके उसमें सामाजिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, सरकारें हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, एमपी एमएलएज हैं, वो लोग अपने स्तर से उस संकट से निपटने का काम कर रहे हैं, भोजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन कितना लंबा हम इस चीज को जारी रख पाएंगे, उन सारी चीजों का आकलन करके चरणबद्ध तरीके से हटाएगी सरकार या इसको और लॉकडाउन को बढ़ाएगी। मैं समझता हूं इसको एक सामूहिक रूप से चर्चा करके मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री जी की चर्चा होने के बाद ही इस पर कोई निर्णय होना चाहिए। अचानक कोई बात बोल देना वो ठीक नहीं होगा कि सभी परिस्थितियों का आकलन केंद्र सरकार भी कर रही है और दिल्ली सरकार भी कर रही है, तमाम अन्य सरकारें भी कर रही हैं। सबका फीडबैक लेकर ही कोई अंतिम निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। लेकिन अगर आप बीमारी के फैलने के बारे में मुझसे पूछेंगे, निश्चित रूप से ये इस समय सबकी चिंता का विषय है। महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, तमिलनाडु हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, कई राज्य अब धीरे धीरे इसके चपेट में आ रहे हैं और ये बीमारी, ये संक्रमण बढ़ रहा है उन राज्यों में। संजय जी, आप बड़े सधे हुए नेता हैं, मंजी हुई भाषा और बिल्कुल नापतौल के शब्दों को आप कहते हैं। आपने संकेत में ये तो कहा कि इसका आकलन सामूहिक रूप से होगा, लेकिन ये संकेत बार बार और खुले तौर पर आए हैं कि जमातियों ने दिल्ली को मुश्किल में ढकेला है। और जहां तक इन जमातियों की बात की जाए, आप सारे देश में आंकड़े देखें, लगभग 35% जो मामले हैं, सब कुछ ठीक चल रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भारत एक महान शक्ति के रूप में कोरोना को हराने, कोरोना को ध्वस्त करने और खत्म करने की ओर आगे बढ़ रहा था। लेकिन जमातियों ने जिस तरह से देश को ऐसे मुहाने पर लाकर खड़ा किया है, जमाती और कुछ इनके जमात के मौलाना अब कहने लगे हैं कि जमातियों के साथ सियासत होने लगी है। संजय जी, नहीं, इसके दो पक्ष हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि निश्चित रूप से मरकज से बहुत बड़े पैमाने पर पॉजिटिव केसेस आए और वो अलग अलग राज्यों में गए, उससे दूसरे लोग भी संक्रमित हुए और उसको अलग अलग राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पे देख रही हैं, उन जिलों को आइडेंटिफाई कर रही हैं जहां पर जमात के लोग गए थे और उनको जांच करने का, उन एरियाज को आइडेंटिफाई करके वहां जो उनको अपनी ओर से जो सावधानी बरतनी है वो सरकार कर रही है। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि इस पूरे मामले को जैसे कोरोना जिहाद का नाम दिया जा रहा है, कोरोना जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने से भी बचना चाहिए। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि जो ये जमाती जो लोग गए हैं,
इससे सबसे ज्यादा किसको प्रभावित किया? मुस्लिम समुदाय के लोग ही इस संक्रमण के ज्यादा चपेट में आया। पूरे आंकड़े उठाकर देख लीजिए, जिन जिन राज्यों में गए, जिन जिन मस्जिदों में रुके, जहां जहां लोगों के संपर्क में आए, ये सारे लोग मुसलमानों के ही संपर्क में आए। तो इसलिए जिहाद का नाम देना मुझे लगता है ठीक नहीं है, क्योंकि जिहाद अपने ही धर्म के लोगों को मारने के लिए कोई ये लोग करेंगे या अपने ही लोगों को संकट में डालने के लिए करेंगे, ये नहीं कहा जा सकता। हां, निश्चित रूप से लापरवाही बरती है, बहुत बड़ी लापरवाही, गैर जिम्मेदाराना काम किया है, जिसकी वजह से आज ये इतना बड़ा संकट हम लोगों को देखने को मिल रहा है और उस पर सरकारें अपने स्तर पे काम कर रही हैं। जी संजय जी, जहां तक आपने जहालत की बात की, तो कल ही का एक इन्होंने जो नमूना पेश किया है, शर्म से गर्दन झुक जाती है। द्वारका में जिस तरीके से जिस क्वारंटाइन में ये थे, वहां से यूरिन की, मुझे ये स्क्रीन पर कहते हुए शर्म महसूस हो रही है। ये निर्लज्ज हरकत नहीं, ये बेहयाई नहीं, ये बदतमीजी नहीं, ये अश्लीलता नहीं, तो क्या कहा जाए? क्या मरकज इन्हें यही सिखाती है? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। ऐसा करते हुए, ऐसी अश्लीलता करते हुए, ऐसी गैर जिम्मेदारी का परिचय देते हुए जो भी व्यक्ति पाया जाए, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज आप इस बीमारी से खुद अपने आप को नहीं बल्कि दूसरे लोगों को भी संकट में डाल रहे हैं। ऐसा कोई भी कार्रवाई करते हुए व्यक्ति पकड़ा जाए, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी, दिल्ली सरकार की क्या योजना है ऐसे लोगों को लेकर? संजय जी, बात यह भी आ रही है कि जो लोग छुपे हुए हैं, अब भी छुपे हुए हैं, तो क्या सरकार ये सोच रही है कि इनके खिलाफ किस तरह का एक्शन होना चाहिए? हिमाचल प्रदेश में साफ कह दिया गया है, आपको अल्टीमेटम और वार्निंग दी गई थी, एक तय समय के अनुसार अगर आप नहीं पेश हुए तो सरकार कानून के तहत काम करेगी और हद अटेम्प्ट टू मर्डर तक लगाया जा सकता है, जो एक्शन के तहत किया जाएगा। देखिए, आप भी इस बात को जानते हैं कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से केंद्र सरकार के पास है। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने उन 2000 लोगों के नंबर दिए हैं और कहां कहां किन किन एरियाज में वो गए हैं, उसको ट्रैक करने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस को दी है। जैसे अभी तक हम लोगों ने जो प्रयास करके मरकज में जितने लोग थे, उन सारे लोगों को अलग अलग जगहों पे शिफ्ट किया जा चुका है। मरकज में जितने लोग थे, उन सारे लोगों को क्वारंटीन किया जा चुका है। उनमें से जो लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन वो लोग किन किन एरियाज में गए हैं उस दौरान, उसको आइडेंटिफाई करके जैसे ही पुलिस प्रशासन हम लोगों को बताएगा, उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। अभी उसमें पुलिस भी अपना काम कर रही है और भी तमाम जिम्मेदारियां उनके ऊपर हैं, लेकिन उस दिशा में पुलिस भी अपनी ओर से प्रयास कर रही, काम कर रही है। जो जो हमको फीडबैक मिलता जाएगा, दिल्ली सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। जी संजय जी, संक्षिप्त जवाब और एक आखिरी सवाल। मुझे पता है आपकी व्यस्तता बहुत है। सवाल ये कि शुरुआती दौर में प्रशासन से लापरवाही हुई मरकज में इस जमात को लगने देने को लेकर। देखिए, इसमें 2-3 चरणों में पूरी बात को समझना होगा। केंद्र सरकार ने साफ तौर पे निर्देश जारी किया था, मनीष जी आप जानते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि विदेश से आने वाले लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा, उनको अलग अलग जगहों पे रखा जाएगा। मानेसर में उनकी व्यवस्था की गई थी, छावला में आईटीबीपी में उनकी व्यवस्था की गई थी और कई जगहों पे डीडीए के फ्लैट्स वगैरह में उनका इंतजाम किया गया था कि पहले उनको अलग रखा जाएगा 14 दिनों के लिए, फिर उनको अलग अलग एरियाज में जहां वो जाते हैं वो जाएं। या फिर इसके साथ ये भी नियम लगाया गया था कि भाई अगर कोई व्यक्ति विदेश से आ रहा है और जा रहा है अपने घर, तो 14 दिन वो बिल्कुल अलग रहेगा सबसे पहली बात तो इस पॉइंट पे बड़ी लापरवाही हुई कि कैसे इन 17 देशों के नागरिकों को बगैर जांच किए, बगैर क्वारंटाइन किए कैसे यहां पर आने दिया गया। ये जो विदेश से आए हुए नागरिक थे यहां मरकज में, उनके द्वारा ये बीमारी फैली, जो अभी तक की जानकारी मिल रही है। पहला केस तेलंगाना में आया, उसके बाद तब यहां हड़कंप मचा और तब तक ये लॉकडाउन लगा हुआ था, लॉकडाउन घोषित हो चुका था। लेकिन 15 तारीख से 12 मार्च को हमारी सरकार का एक आदेश आया जिसमें 200 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। नागरिक थे यहां मरकज में, उनके द्वारा ये बीमारी फैली, जो अभी तक की जानकारी मिल रही है। पहला केस तेलंगाना में आया,
उसके बाद तब यहां हड़कंप मचा और तब तक ये लॉकडाउन लगा हुआ था, लॉकडाउन घोषित हो चुका था। लेकिन 15 तारीख से 12 मार्च को हमारी सरकार का एक आदेश आया जिसमें 200 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। फिर एक आदेश 16 को आया, फिर 19 को आया, फिर 21 को आया, जिसमें हमने अंतिम आदेश ये है कि भाई 5 लोगों से भी ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। उस समय रहते अगर पुलिस प्रशासन ने जो हमने 13 का आदेश दिया था उसका अनुपालन कराया होता और उस मरकज की जगह को खाली करा लिया होता तो शायद इतना बड़ा संकट देखने को नहीं मिलता। उस स्तर पे एक बड़ी लापरवाही हुई है, मैं ऐसा मानता हूं। जी संजय जी, जैसा कि मैंने कहा था कि जी संजय सिंह एक ऐसे नेता हैं जो बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। मेरा सवाल था, उन्होंने माना कि चूक हुई, एक मंजे हुए नेता की तरह सधी हुई भाषा बोलते हुए संजय सिंह जी आप हमारे साथ जुड़े और कोरोना अपडेट को लेकर दिल्ली सरकार की तैयारियों और इससे निपटने की तमाम कोशिशों पर बात की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जैसा कि मैंने पहले जब देश का सवाल शुरू किया था तो आपसे मैंने वादा किया था कि हम रिपोर्ट दिखाएंगे। रिपोर्ट में आप देखिएगा कि ये मरकज के जमाती जिस मरकज से बाहर आए, इनकी अश्लील हरकतों ने किस तरह से मरकज को भी बदनाम किया, उस जमात को भी बदनाम किया और साथ साथ इंसानियत को शर्मसार किया है। आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। एक ही मुल्क की दो तस्वीरें, एक ही दुश्मन महामारी से लड़ाई की दो अलग अलग मानसिकताओं का सबूत है। दोनों ही तस्वीरों में कोरोना वॉरियर्स हैं, लेकिन पहली तस्वीर में उन पर फूलों की बारिश की जा रही है, लेकिन दूसरी तस्वीर में कोरोना वॉरियर्स के समर्पण का सिला उन पर गंदगी से भरी बोतलें फेंक कर दिया जा रहा है। जमात की जहालत अब नाकाबिले बर्दाश्त वाली सीमा तक पहुंच गई है। दिल्ली के द्वारका में क्वारंटीन सेंटर में रह रहे जमातियों ने मेडिकल स्टाफ और पुलिस को निशाना बनाकर यूरिन से भरी हुई बोतलें फेंकी। कल दिल्ली में ही नरेला के क्वारंटीन सेंटर से खबर थी कि मेडिकल टीम की निगरानी में रह रहे जमातियों ने दरवाजों के बाहर खुले में शौच कर दिया। इससे पहले इंदौर में सर्वे और जांच करने पहुंची मेडिकल टीम पर पत्थर बरसाए गए। गाजियाबाद में डॉक्टर और नर्सों को चिट्ठी लिखकर कहना पड़ा कि ये जाहिल जमाती महिलाओं के सामने पैंट उतारकर अश्लील हरकतें कर रहे हैं। बरेली में पुलिस की पिटाई से लेकर बिहार में गोली चलाने तक देश के कोने कोने से जाहिल जमातियों की शर्मनाक खबरें आ रही हैं, और वो भी तब जब शीशे की तरह साफ है कि इन्हीं जमातियों की वजह से कोरोना के खिलाफ युद्ध कमजोर पड़ा है। वो भी तब जब कोरोना को हराकर देश को जिताने के लिए पूरा देश 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त से घरों में बंद है और कोरोना का संकट घटने की जगह बढ़ता जा रहा है। ये जमात की जहालत की हद है। ये कोरोना के खिलाफ लड़ाई में दगाबाजी है। ये खुद की जिंदगी के साथ साथ दूसरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है और इसकी 3 अहम वजह हैं। पहली वजह, कोरोना से लड़ाई चलती रही लेकिन जमाती सामने नहीं आए। दूसरी वजह, जमाती इलाज नहीं करा रहे। और तीसरी वजह, जमाती घुस गए हैं यानी छिप गए हैं। आज हालात ये हो गए हैं कि यूपी में 15 जिले पूरी तरह सील करने पड़े। मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल जैसे शहर कोरोना के हॉटस्पॉट बन गए। मुंबई जैसे बड़े महानगरों पर भयानक खतरा मंडरा रहा है। और अब सिर्फ सरकार ही नहीं, विपक्ष भी जमात की वजह से पैदा हुए खतरे से डरा हुआ है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने महाराष्ट्र में और कठोर लॉकडाउन की मांग की। लॉकडाउन के दम पर देश ने कोरोना के विरुद्ध युद्ध में अपनी स्थिति काफी मजबूत कर ली थी, लेकिन तबलीगी जमात के जहरीले दिमागों में न जाने कौन इस कदर जहर भर रहा है कि वो पूरे देश को मौत की महामारी में झोंकने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। दिल्ली के कुल मामलों में 66% मरकज से जुड़े हुए हैं।
तमिलनाडु में तो 90% मामले ऐसे हैं, यूपी में 52%, मध्य प्रदेश में 8%, राजस्थान में 50%, तेलंगाना में 47% और हरियाणा में 57% मामले मरकज या जमात से जुड़े हुए हैं। यानी आप महामारी फैलाएंगे और फिर मर्यादा भी भूल जाएंगे। सवाल ये है कि जब जमात के अधर्म पर धर्म का बुर्का डाला जा रहा है तो सेकुलर जमात चुप क्यों है? तो आपने हमारी इस रिपोर्ट में 2 तस्वीरें देखी। जैसे ही पैकेज शुरू हुआ तो पैकेज में एक तस्वीर थी नागपुर की। जी हाँ, नागपुर में जब आज मैं नागपुर के पुलिस आयुक्त डॉक्टर BK उपाध्याय से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि आप देखिएगा कि नागपुर के लोग लगभग 50 लाख की आबादी वाले शहर में जब नागपुर पुलिस गुजर रही थी तो सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि दूरी बनाकर लोग पुलिस का स्वागत कर रहे थे। और ये कहा जा सकता है कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। और दूसरी तस्वीर आपने देखी कि किस तरह से जमातियों ने, जब चिकित्सा कर्मी इंदौर हो, गाजियाबाद हो, नरेला हो, बात करें द्वारका की, इनकी ये ओछी हरकतों से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये खुद की जान बचाना तो दूर, जान बचाने वालों की जान पर बनाए। जी आइए अब हम आपको आंकड़ों के जरिए दिखाते हैं कि आखिर इस समय कोरोना अपडेट और कोरोना समाचार और ये आंकड़े आपको बताएंगे कि कहां जा रहा है। इस समय दिल्ली में दिलशाद गार्डन, निजामुद्दीन, GTB अस्पताल, पंजाबी बाग, ये सब हॉटस्पॉट बने हुए हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में जहां बात की जाए ऐसे कई हॉटस्पॉट। आखिर उसकी वजह क्या है? देश का सवाल हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं? उसकी वजह यह है कि मरकज से निकले जमातियों ने जो कोरोना भारत जिस पर नियंत्रण करने की कगार पर खड़ा था उसको ऐसे मुहाने पर ला दिया, ऐसी तबाही की ओर ढकेल दिया जहां से अभी पीछे पलट के आना, यानी कि अगर लॉकडाउन खत्म होने की बात जो थी मन में वो अब बढ़ाने की सोच रही है सरकार, तो आखिर इसका जिम्मेदार, इसका कसूरवार, इसका गुनहगार कौन? जी हाँ, वो मौलाना साहब जो अंदर बैठा है, अंदर से ऑडियो जारी करता है कि आप क्वारंटाइन में रहें। अगर काश यही सोच पहले होती कि यह मरकज नहीं लगेगी, मरकज लगाने की जरूरत नहीं, मक्का मदीना बंद हो सकते हैं, तो आखिर कुल मामले में जमात की हिस्सेदारी आप देख सकते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में, दिल्ली में 66%, मध्य प्रदेश में 8%, राजस्थान लगभग 50%, तेलंगाना 47%, हरियाणा 57%। जो ये हिस्सेदारी है जमात की, आप खुद अंदाजा लगाएंगे, आप खुद समझ जाएंगे कि ये जो पहले 1/3 की बात थी, आंकड़े खुद बताते हैं कि ये अब लगभग 50% होने जा रही है। न जाने अभी और कितने जमाती अलग अलग जगह, जिसे कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहते हैं, उन्होंने इसको फैलाया। मुंबई की बात करें तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, जी हां, कलानगर तक इसकी चपेट में है। अब वक्त है थोड़ी देर की खामोशी का। जी हां, थोड़ी देर की खामोशी और फिर हम लौटेंगे और करेंगे देश के सवाल पर बहस और चर्चा। तमाम नार के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। जी हां, यूपी के 15 जिले सील होने की जो बात आ रही थी, ये अब साफ कर दिया गया है कि केवल जो हॉटस्पॉट होंगे उन इलाकों पर यह प्रतिबंध लागू होगा। लोगों में मची अफरा तफरी के बाद सरकार ने इस बात को साफ किया है कि 15 जिलों के सील होने की जो जानकारी थी वो केवल हॉटस्पॉट को लेकर है। आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं नोएडा के सील इलाके सेक्टर 137, गौर सिटी सेक्टर 37, सेक्टर 74, सेक्टर 93, सेक्टर 100, सेक्टर 135, सेक्टर 22, सेक्टर 27, ये सारे हॉटस्पॉट हैं जो नोएडा के सील किए जाएंगे। आपके टीवी स्क्रीन पर जो जानकारी पहले लोगों में आई, जिसके बाद सामान खरीदने को लेकर अफरा तफरी मची, उसके बाद हम ये आपको साफ कर दें और बता दें कि केवल हॉटस्पॉट, उसके आसपास की जगह को लेकर प्रतिबंध लागू होगा, ना कि पूरे जिले में।
की स्क्रीन पर जो जानकारी पहले लोगों में आई, जिसके बाद सामान खरीदने को लेकर अफरा तफरी मची, उसके बाद हम ये आपको साफ कर दें और बता दें कि केवल हॉट स्पॉट उसके आसपास की जगह को लेकर प्रतिबंध लागू होगा, ना कि पूरे जिले में। सिर्फ गाजियाबाद ही नहीं, नोएडा में भी कमोबेश ऐसे ही हालात दिखे हैं। आइए बताते हैं हमारे रिपोर्टर क्या हालात हैं। तो आप समझ जाएंगे कि लोगों में एक पैनिक सिचुएशन तो है, लेकिन आपको पैनिक नहीं करना है। सामाजिक दूरी आपको बना करके रखनी है, सोशल डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है किसी भी तरीके से। इंडिया न्यूज लगातार आपको ये खबर पहुंचाएगा। मैं तो बस यहां से गुजर ही रहा था, मेरे लिए ये वाकई चौंकाने वाली कतार है। नोएडा के सेक्टर 122 से हम रिपोर्ट कर रहे हैं और आप एक बार फिर से देख लें, ये ग्रोसरी की वहां तक की कतार है। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे, सील होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी जिंदगी रुक जाएगी। सील हो जाने का मतलब ये भी कतई नहीं है कि आपको जरूरत का सामान नहीं मिलेगा। ये आपके लिए सरकार की तरफ से उठाया गया कदम है और आप भी ये समझें कि आपके लिए, अपनों की सेहत के लिए ये बेहद जरूरी है। लॉकडाउन को लेकर के यूपी और नोएडा के जिले सील होने को लेकर के और नोएडा के कितने और हॉटस्पॉट हैं, इसके बारे में हर एक जानकारी सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज लगातार आपको पहुंचाता रहेगा। तो ये है मीडिया के कोरोना वॉरियर इंडिया न्यूज के मेरे सहयोगी राशिद हाशमी, जो अपने घर जा रहे थे, लेकिन चूंकि जब उन्होंने देखा कि ये जानकारी आपके लिए जरूरी है तो उन्होंने वहां से ये रिपोर्ट भेजी। यूपी में 15 जिलों के सील होने की खबर के बाद हर तरफ अफरा तफरी मच गई है। गाजियाबाद और नोएडा में लोगों की भीड़ सड़क पर उतर गई है। जरूरी सामान लेने के लिए दुकानों के सामने लंबी कतारें लगने लग गई। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी की ये रिपोर्ट देखें। बात कही जा रही थी, उन जिलों में गाजियाबाद का भी नाम था कि पूरा जिला सील कर दिया जाएगा, लेकिन हम आपको बता दें कि पूरा जिला सील नहीं किया जाएगा। मैं गाजियाबाद में मौजूद हूं और मेरे पीछे ही जो तस्वीरें हैं ये दर्शा रही हैं कि लोग कहीं ना कहीं डर रहे हैं, लेकिन आपको ये बता दें कि डरने की जरूरत नहीं है। गाजियाबाद एसएसपी और डीएम ने ये साफ कर दिया है कि पूरा जिला सील नहीं होगा। लोग घरों से अचानक ये सुनकर बाहर निकल आए कि क्या कहीं पूरा जिला तो सील नहीं हो रहा है। और ये अरतला इलाके की तस्वीरें आप देखिए, कितनी भीड़ अचानक से उमड़ आई है। और ये देखिए यहाँ पर ये जो कतार लगी हुई है ये एटीएम पर लगी हुई है। तमाम लोग कैश निकाल लेना चाहते हैं। ऐसी भीड़ हमें कई जरूरी सामान की दुकानों पर भी दिखाई दी। जैसे मसलन मैं आपको पीछे दिखाऊं तो इस तरफ एक सब्जी की दुकान है, वहां पर भी काफी भीड़ उमड़ आई। लोग ये सोच रहे हैं कि कहीं अगले एक हफ्ते तक पूरा जिला तो सील नहीं हो जाएगा, कहीं जरूरी सामान नहीं मिलेगा। लेकिन ये आपको फिर बता दें कि ऐसा कुछ नहीं है, जिला सील नहीं हो रहा है। सिर्फ गाजियाबाद में एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटे से इलाके का एक हिस्सा सील हो रहा है। ये बात एसएसपी और डीएम ने कही है और वो हिस्सा है जहां पर कोरोना संक्रमित मरीज और संदिग्ध पाए गए थे। मसूरी का वो हिस्सा है, लेकिन ये अरथला इलाका है, वहां से बहुत दूर है। लेकिन यहाँ देखिए कितनी भीड़ उमड़ आई है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी अब ख्याल लोग नहीं रख पा रहे हैं, जिस तरह से ये जो पैनिक फैला है। लेकिन हम बार बार ये बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई जिला सील हो रहा है। खासकर जहां मैं गाजियाबाद की बात कर रहा हूं तो जिला सील नहीं हो रहा है। और देखिए भीड़ किस तरह से उमड़ आई है, ये आप समझ सकते हैं। जरूरी सामान की जो भी चीजें हैं उन पर भीड़ बहुत ज्यादा उमड़ आई है और ये पैनिक दर्शाती है। लेकिन फिर बार बार इंडिया न्यूज यही कह रहा है कि आप डरे नहीं, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो ये थे मेरे सहयोगी जतिन, जिनकी रिपोर्ट के बाद आपको यकीन हो गया होगा। 21 दिन के लॉकडाउन का आज 15वां दिन है। दिल्ली के कनॉट प्लेस का आखिर क्या हाल है, आज के दिन ये बता रहे हैं मेरे सहयोगी अरुण ढांता। 15वां दिन है और दिल्ली की जनता लॉकडाउन का पूरा पालन कर रही है। और जाहिर तौर पर मैं इस समय कनॉट प्लेस के रोड के बीचों बीच खड़ा हूं। अमूमन यहां पर खड़ा रहना नामुमकिन होता है कि इतनी ज्यादा गाड़ियों का मूवमेंट होता है, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। और उसी तरह का सन्नाटा आपको कनॉट प्लेस की मार्केट में भी दिखाई देगा। और साफ तौर पर अगर हम दिल्ली की बात करें तो कहीं ना कहीं जो आंकड़ा है कोरोना पेशेंट्स का वो 600 के करीब पहुंचने वाला है। ऐसे में लगातार
आंकड़े जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर देश भर की अगर हम बात करें तो करीब 5000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वहीं करीब 150 का जो आंकड़ा है वो लोग कोरोना की वजह से अपनी जानें भी खो चुके हैं। ऐसे में चुनौती जो है वो सरकारों के सामने बहुत बड़ी है। लगातार जो है केंद्र सरकार भी बाहर से जो टेस्टिंग किट्स है उसको मंगवा रही है। कहीं ना कहीं सबसे बड़ी समस्या देश के सामने ये है कि अभी आपके पास उतनी बड़ी मात्रा में टेस्टिंग किट्स नहीं है जितनी बड़ी मात्रा में जो पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं। वही एक कारण है कि अभी जो आंकड़ा है वो बढ़ जरूर रहा है, लेकिन जिस तरह से हम अभी भी सोच रहे हैं कि अगर टेस्टिंग किट ज्यादा होंगी तो आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन ऐसे में भारत की जो स्ट्रेटेजी अब समझ आ रही है वो कहीं ना कहीं जो कोरिया, चाइना और जापान ने अप्लाई की है उस स्ट्रेटेजी पर भारत चलना चाहता है कोरोना वायरस के इस लगातार बढ़ते हुए आतंक को खत्म करने के लिए। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अरुण ढांटा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दिल्ली के दिल यानी कि कनॉट प्लेस से मेरे सहयोगी अरुण ढांटा की रिपोर्ट आपने देखी। अब मैं आपको लिए चलता हूं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमित लगातार बढ़ते जा रहे हैं और मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर कोरोना का हॉटस्पॉट हैं। इंदौर का ताजा हाल बता रहे हैं मेरे सहयोगी एहतियाब शेख। के पेशेंट्स की ये कहा जाए कि बढ़ोतरी लगातार चल रही है। प्रदेश भर के अंदर तकरीबन 350 के आसपास पेशेंट्स है, जिसमें सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट जो बना है वो इंदौर शहर, उज्जैन शहर और भोपाल शहर। इन तीनों शहरों के अंदर कोरोना के मरीजों की गिनती लगातार बढ़ती जा रही है। इंदौर का जिक्र अगर हम करते हैं तो इंदौर में 173 पॉजिटिव केसेस अभी फिलहाल है, जिसमें सबसे ज्यादा मौतें प्रदेश में 15 मौतें इंदौर शहर के अंदर ही रजिस्टर की गई हैं। इंदौर शहर के अंदर सूरत हाल कुछ इस तरह का है कि लगातार शासन प्रशासन की तरफ से लॉकडाउन को पूरी तरीके से पालन करने के लिए हिदायत दी जा रही है। चौराहों की अगर मैं बात करता हूं तो आप देखिए कि इस तरीके से चौराहों को हर जगह पर पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ किया गया है। यहां से निकलने वाले हर व्यक्ति की जांच की जाती है। महा कर्फ्यू लगाया गया है और जाहिर सी बात है कि इंदौर शहर के अंदर सबसे ज्यादा तवज्जो इस बात पर दी जा रही है कि लोग अपने घरों में ही रहें, क्योंकि सबसे ज्यादा संक्रमण अभी फिलहाल ये देखा जा रहा है कि इंदौर शहर के अंदर ही ज्यादा है। शासन और प्रशासन की तरफ से पूरे पुख्ता किए जा रहे हैं। अपनी ड्यूटी चलता हुआ नजर आ रहा है। मेडिकल स्टाफ लगातार जगह जगह पर जाकर स्क्रीनिंग करता जा रहा है। कलेक्टर मनीष सिंह ने कल एक घोषणा और की थी कि आंगनवाड़ी और स्कूल के जो टीचर्स हैं उन्हें इस काम के अंदर लगाया जाएगा कि वो अभिभावक के रूप में अलग अलग इलाकों में जाकर स्क्रीनिंग करेंगे और लोगों को समझाइश देंगे। ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल भी किया जा रहा है ताकि गली मोहल्लों पर नजर रखी जा सके कि कहीं कोई झुंड या भीड़ लगाकर तो नहीं बैठा है। पूरी तरीके से लॉकडाउन की स्थिति किस तरह से है और पुलिसकर्मी किस तरीके से काम कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ लगातार हर किसी को रोका जा रहा है। कोशिश इस बात की है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लॉकडाउन का पालन कराया जाए। सर, शहर के हालात किस तरह के हैं और क्या लॉकडाउन का पालन हो रहा है बराबर? से पालन होगा। तो साफ तौर के ऊपर ये देखा जाता है कि शासन अपनी तरफ से पूरी तरीके से कोशिश में लगा है कि लोग अपने घरों में ही रहें, क्योंकि कोरोना की इस महामारी से बचने के लिए फिलहाल अगर कोई उपाय है तो एकमात्र उपाय यही है कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। ये थे मेरे सहयोगी एहतियाब शेख, जिनकी रिपोर्ट देखने के बाद ये एतबार हो जाता है कि प्रशासन चुस्त है। वहीं मध्य प्रदेश के मुरैना में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मुरैना से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता उपेंद्र गौतम। पाए जाने के बाद में पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अमले ने जब उनके परिजनों पर शिकंजा कसा तो 60 से अधिक लोगों को आइसोलेशन वार्ड में दाखिल करा दिया गया। जब इनकी जांच की गई तो अति निकटस्थ परिजन जो थे वो 10 लोग भी कोरोना से पीड़ित निकले। इस तरह मुरैना में कोरोना पीड़ितों की संख्या 12 हो गई, लेकिन कल जो रिपोर्ट आई है उसमें उनका एक पड़ोसी भी संक्रमित पाया गया है। इस तरह आज वर्तमान की स्थिति में 13 लोग कोरोना से पीड़ित हैं। इस कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए मुरैना जिले के हर छोटे बड़े मार्ग पर बैरिकेड्स लगाकर सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। पुलिस बल तैनात किया गया है। सिर्फ उन्हीं लोगों को आवश्यक जो कार्य में लगे हैं उन्हीं लोगों को अनुमति दी जा रही है आवागमन की। वहां से किसी को भी निकलने नहीं दिया जा रहा है। आप देख रहे होंगे मुरैना का ये मुख्य मार्ग है जिस पर बैरिकेड्स लगे हैं, पुलिस लगी है। पैदल आने जाने वालों को भी रोका जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि इन 60 लोगों में से बीती रात
2 लोग अस्पताल की 4 दीवारी फांदकर भाग गए थे, लेकिन पुलिस ने इन लोगों को पकड़ा है और वापस जिला चिकित्सालय में दाखिल करा दिया गया है। जी हां, मध्य प्रदेश से मैं आपको लिए चलता हूं देश के सबसे हॉटेस्ट सेंटर यानी कि बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र का पुणे और मुंबई कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है। पूरे महाराष्ट्र में अब तक 1000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। मुंबई से ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता उर्वशी खोना। महाराष्ट्र में कोविड-19 के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। जी हां, मुंबई एक ऐसा शहर बन रहा है जो कोविड-19 का हॉटबेड बनते जा रहा है। अगर हम बात करें मुंबई और महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र राज्य ने अपना 1000 का बेंचमार्क यानी कि वहां पे पहुंच गए हैं जहां पे हजारों से ज्यादा मरीज हो गए हैं। फिलहाल की स्थिति ये है जहां पे 1000 से ज्यादा मरीज हुए हैं महाराष्ट्र में, और उसमें मुंबई की अगर बात करें तो 650 से ज्यादा मुंबई में मरीज बढ़ गए हैं। डेथ्स अगर हम बात करें तो कल 24 घंटे में जो है 12 डेथ्स रिपोर्ट की गई, 115 मरीज बढ़े, और वहीं कुल मिलाकर जो है 60 से ज्यादा डेथ्स मौत हुई है कोविड-19 के चलते महाराष्ट्र राज्य में। और इसमें से मुंबई की कुल मिलाकर अगर हम संख्या बात करें, डेथ टोल की बात करें तो 40 है। कहीं न कहीं मुंबई जिस तरह से हॉटबेड बन रहा है, ये एक बहुत ही चिंताजनक का विषय है। और ऐसे बैकड्रॉप में, ऐसे बैकग्राउंड में हम देखते हैं मुंबई कर जो है बिंदास सड़कों पर घूमते हुए दिखाई देते हैं अपने एसेंशियल सर्विसेज के नाम पर, मॉर्निंग और इवनिंग वॉक्स के नाम पर। कहीं न कहीं ये और भी ज्यादा चिंता का विषय बनते जा रहा है। इंडिया न्यूज कह रहा है हर मुंबईकर को, हर महाराष्ट्र के वासी को के घर में रहे, स्वस्थ रहे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से मुंबई और महाराष्ट्र में इतने बड़े आंकड़े बाहर आ रहे हैं, ये बहुत जरूरी है कि सिटीजन्स अपने नॉर्म्स को अध्ययन करें। हमारी संवाददाता उर्वशी खोना मुंबई की सड़कों का हाल बता रही थी। ये वो मुंबई की सड़कें हैं जहां चींटियों की तरह आपको लोग दिखाई देते हैं। आप अगर बात करें तो सड़कों पर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक रहता है, लेकिन आप जिस तरह से कोरोना का कहर मुंबई की इस रिपोर्ट में देखें तो आप समझ सकते हैं कि आपको भी घरों में बंद रहना है। ये कहर, ये कहर आप तक भी पहुंच सकता है अगर आपने लॉकडाउन का पालन नहीं किया तो। बिहार में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बिहार में अब तक 38 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और अब तक 1 की मौत हो चुकी है। वहीं प्रशासन लगातार इस पर काबू पाने की कोशिश में जुटा है। बिहार के मंत्री नीरज कुमार से बात की हमारे संवाददाता शिवपूजन झा ने। है और ऐसे में बिहार सरकार के मंत्री कैसे कर रहे हैं काम, इसका जायजा लेने के लिए हम पहुंचे हैं नीरज कुमार जी के घर। मंत्री हैं बिहार सरकार में, लॉकडाउन का 15वां दिन है, सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन फोन पे तमाम काम हो रहा है। जरूरत की चीजें हर जगह पहुंच जाएं, ये सुनिश्चित करना मंत्री जी की जिम्मेदारी है और इसी बाबत अपने घर को ही ऑफिस में तब्दील कर दिया है मंत्री जी ने। अब मैं आपको दिखा दूं, यहाँ से सैनिटाइजर भी रख रखा है, यानी कि सुरक्षा कर्मी और दूसरे जो इनके कर्मी हैं वो सैनिटाइजर का पूरी तरह से इस्तेमाल करते हैं। जितने एहतियात बरती जानी चाहिए उन सब का जो है सही तरीके से पालन हो रहा है। बाकायदा एक ऑफिस भी है यहाँ पर और ऑफिस में हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से जो डिस्ट्रेस कॉल्स आ रहे हैं, हर एक डिस्ट्रेस कॉल को अटेंड किया जाता है, जानकारी ली जाती है और जो कंसर्न्ड अधिकारी हैं वहां तक वो जानकारी पहुंचाई जाती है। मंत्री जी खुद बैठे रहते हैं और मैंने खुद देखा है कि कई कई घंटे मंत्री जी बैठते हैं, अपने कागज को लेकर के इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं और हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुश्किल का दौर है मंत्री जी, और इस मुश्किल दौर में मैं देख रहा हूं कि आप लगातार काम कर रहे हैं, एक एक इंडिविजुअल का फोन आप अटेंड कर रहे हैं, कैसे मदद पहुंचा रहे हैं लोगों तक? विश्वव्यापी एक महत्वपूर्ण चुनौती है और बिहार का जनसंख्या का घनत्व, ऐसे पूरे देश के अंदर में प्रवासी लोग विभिन्न राज्यों में काम करते हैं, लेकिन बिहार के खास करके बिहार से बाहर के लोग
ऐसी स्थिति में जब लॉकडाउन हो उनका आना जाना रुका और तो माननीय मुख्यमंत्री जी उनके पारिवारिक दायित्व के निर्वहन के लिए उनके गांव से लेकर के प्रवास में जहां वहां व्यवस्था किया, तो स्वाभाविक है उनको जानकारी देना, उनके दायित्व की पूर्ति करना हमारा नैतिक धर्म है। इसीलिए इस दिशा में हम काम करते रहते हैं। लोगों को ऐप के माध्यम से बताना, अगर अपलोड नहीं हो रहा है तो उनके पारिवारिक दायित्व के निर्वहन के लिए उनके गांव से लेकर के प्रवास में जहां वहां व्यवस्था किया, तो स्वाभाविक है उनको जानकारी देना, उनके दायित्व की पूर्ति करना हमारा नैतिक धर्म है। इसीलिए इस दिशा में हम काम करते रहते हैं। लोगों को ऐप के माध्यम से बताना, अगर अपलोड नहीं हो रहा है तो वो बताना, ये सारी जानकारी उन तक देते रहते हैं। बिहार सरकार ने जो ये ऐप दिया था, ये ऐप बड़ा मददगार साबित हो रहा है आम लोगों को। इस ऐप के जरिए कैसे मदद पहुंचा रहे हैं आप? देखिए हेलो, ये देखिए डिस्ट्रेस कॉल भी आया हुआ है और किस तरीके से मंत्री जी डिस्ट्रेस कॉल रिसीव कर रहे हैं, मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं आम आदमी को कि ऐप से डाउनलोड कैसे करना है। कई लोग तो ऐप के माध्यम से, और आपने अपना नंबर भी सार्वजनिक कर रखा है, इस बाबत भी आपको सैकड़ों कॉल दिन भर में आ रहे हैं। सबसे ज्यादा किस तरीके के डिस्ट्रेस कॉल्स आ रहे हैं? सबसे ज्यादा उन लोगों की दो तरह के बात है। पहला तो उनके मन के अंदर इच्छा रहती है घर आने की, तो उनको समझाया जाता है कि भाई ये रोग है, महामारी है, इससे बचना है, आपको परिवार को बचाना है, इसके लिए आप वहाँ रहिए। राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी खुद संवेदनशील और देश का पहला राज्य बिहार बना जो प्रवासी के लिए, और विभिन्न राज्य सरकारों में भी लोग विरोध करते हैं। तो आप लोगों ने एक मुहिम के तरह ले रखा है, सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं, आप जो है सामाजिक सरोकार भी इसमें सर्वोपरि रख रहे हैं, लोगों को बता भी रहे हैं कि करना क्या है। एक महत्वपूर्ण सवाल और करना चाहते हैं, हालांकि बिहार का रिकॉर्ड अब तक तो मतलब ईश्वर की कृपा है कि ठीक है। दूसरे राज्यों से अगर हम तुलना करें, महाराष्ट्र से खास करके तुलना करें, जहां पर काफी असर देखने को मिल रहा है कोविड का, एक तरीके से इसके डेडली टेंटेकल्स हर जगह पांव पसार चुके हैं। बिहार में बहुत हद तक आप लोग इसको नियंत्रण में रखने में सक्षम हुए हैं, लेकिन ये मरकज के जो लोग आए हैं उससे समस्या बढ़ी है। बिहार में मरकज के लोगों से क्या कोई समस्या हुई है या आप लोग उसको काबू में रखने में सक्षम हुए हैं? समस्तीपुर से जैसे बातें आई थी कि नर्सों के साथ अभद्र व्यवहार, दूसरी जगह से भी खबरें आ रही थी, उस बाबत क्या कर रहे हैं? ये राज्य सरकार पूरे तौर पर संवेदनशील है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संस्था हो, अगर कोई संक्रमण का काम बुरी नीयत के साथ करे तो जो भी लोग हैं उनकी पहचान हम लोग करते हैं। इससे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार, और जाहिर तौर पर तमाम जो मंत्रीगण हैं वो इसी तरीके से काम कर रहे हैं और फोन खुला हुआ है। ऐप के जरिए हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग इनसे जुड़ रहे हैं, सीधे संवाद कर रहे हैं और उनकी समस्या का समाधान कर रहे हैं मंत्री जी। आपने देखी मेरे सहयोगी शिवपूजन झा की बिहार से रिपोर्ट, जो बात कर रहे थे मंत्री नीरज कुमार से। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे। आजा घर से ना निकल प्यारे, वक्त है सख्त अब संभल प्यारे, जानता हूँ कि साफ दिल है तू, साफ रख मल के हाथ धो प्यारे, वक्त है सख्त अब संभल प्यारे, दूर से ही सलाम कर सबको, वक्त के साथ तू बदल प्यारे, वक्त है सख्त अब संभल प्यारे, छोड़ दे काम सब खुदा के लिए, छोड़ दे काम सब खुदा के लिए, घर की चीजों से भी बहल प्यारे, घर की चीजों से भी बहल प्यारे, वक्त है सख्त अब
अब संभल प्यारे। कौन जाने कि कौन कैसा हो, फासला रख के दूर चल प्यारे। वक्त है सख्त अब संभल प्यारे। चांद को देख याद कर उनको, घर की छत पर भी तू टहल प्यारे। वक्त है सख्त अब संभल प्यारे। खुश हो तू चहचहाती चिड़ियों से, तितलियां देख तू मचल प्यारे। वक्त है सख्त अब संभल प्यारे। देख कुदरत भी आज रूठी है, देख कुदरत भी आज रूठी है। अब तो इतना न दे दखल प्यारे, अब तो इतना न दे दखल प्यारे। वक्त है सख्त अब संभल प्यारे। प्लीज अपने अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच। तो ये थी लखनऊ से मशहूर शास्त्रीय गायिका और प्लेबैक सिंगर सुचिता पांडे। जी हाँ, प्राथमिकता है देश को महामारी से बचाना, शब-ए बारात है। मैं भी आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं कि आप घर में रहकर ही इबादत करें, हतोत्साहित नहीं होना है। हमें दूसरों को प्रोत्साहित करना है कि लॉकडाउन में आप घरों में रहें और सरकारी नियमों का पालन करें। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। दिन भर की खबरों के पिटारे के साथ साथ कोरोना समाचार, कोरोना अपडेट लेकर आएंगे मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा। आंख कान खोल।